नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं पाठ नंबर 3 मानव विकास। टॉपिक पर से आपको समझ में आ गया होगा कि मानव का विकास किस तरीके से होता है। आपने कई बार 9th में पढ़ा होगा, एसएस में, और 10th में ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि साइकोलॉजिकल भाषा में, मनोवैज्ञानिक भाषा में मानव का विकास किस तरीके से होता है। एक तो मानव विकास में दो चीज़ें होती है, एक वृद्धि और एक विकास। वृद्धि एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ समय में जाके स्थायी रूप से ख़त्म हो जाती है, और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत आजीवन चलती रहती है। मतलब कि वृद्धि को अगर हम देखें तो वृद्धि शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है, और जो विकास है वो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो उसी के बारे में अब हम ये पाठ में पढ़ेंगे कि मानव की वृद्धि और मानव विकास है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। सामान्य रूप से व्यक्ति का जीवन उसके जन्म से प्रारंभ करके मृत्यु तक माना जाता है, और उस अवधि के दौरान होने वाले वृद्धि और विकास को परिपक्वता को लक्ष्य में रखते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अवधि होती है, यहाँ पे व्यक्ति के वृद्धि, विकास और परिपक्वता, मतलब कि व्यक्ति की वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, और फिर उसके बाद वो अपने काम में या वो अपने विकास में या अपनी वृद्धि को साथ में लेके कोई भी चीज़ में परिपक्व होता है। तो ये सब चीज़ें मानव जीवन को लक्ष्य में रख के चलती है। व्यक्ति का जन्म, वृद्धि, विकास और परिपक्वता का परिणाम है। व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ गर्भाधान से होता है। मतलब कि जब बच्चा गर्भ में धारण होता है तब से उसका प्रारंभ होता है, उसके जीवन का प्रारंभ होता है। गर्भावस्था तो गर्भाधान से प्रारंभ करके जन्म तक की एक अवस्था है। मतलब गर्भावस्था जब गर्भाधान होता है तब से प्रारंभ होकर जन्म तक की एक अवस्था है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया में इसका प्रथम और मुख्य स्थान है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया में गर्भाधान का प्रथम और मुख्य स्थान है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे का लगभग 90% जो विकास है वो गर्भ में ही हो जाता है। मतलब कि माँ बाप के द्वारा उनके जो गुण, उनके जो अवगुण वो जो होते हैं, बच्चा पेट में ही वो सब चीज़ें ग्रहण करता है। आपने कई ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ा होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि बच्चा पेट में रहता है तो वो कुछ ना कुछ सुनते रहता है, उसका विकास वहाँ पे होता रहता है। तो प्रथम और मुख्य स्थान है। इससे वृद्धि विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए उसे जन्म से पूर्व का समय, जन्म, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इस प्रकार विविध विकास अवस्थाओं में बांटा जाता है। इस प्रत्येक अवस्था के अपने विशेष लक्षण होते हैं। मतलब कि अगर अवस्थाएं पूछी जाए परीक्षा में तो जन्म अवस्था इसमें दिया है, लेकिन जन्म के बाद जब शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, मतलब कि ये सभी प्रकार की जो अवस्थाएं होती है, ये सभी अवस्थाओं से हर व्यक्ति को गुजरना होता है। और इसी में व्यक्ति का जो विकास है, वृद्धि कई बार तरुणावस्था में जाके ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के अपवाद स्वरूप वयस्क अवस्था में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, लेकिन लगभग 99% तरुणावस्था में जाकर व्यक्ति की जो वृद्धि है वो वहीं पे रुक जाती है। लेकिन विकास उसके बाद भी चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो डेली कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयास करता है, नया सीखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें जानता है। मतलब कि विकास ये शिशु अवस्था से लेके, या अगर हम कहें कि जन्म अवस्था से लेके या फिर गर्भाधान अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, या मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति वृद्धावस्था में होगा फिर भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा, वो मरण अवस्था में होगा फिर भी कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इस तरीके से विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि कुछ समय में समाप्त हो जाती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 आधार स्तंभ हैं, वृद्धि, विकास और परिपक्वता। इनका हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि अर्थात क्या। वृद्धि आकार
वृद्धि आकार, कद और वजन जैसे शारीरिक परिणामों की वृद्धि को सूचित करता है और सामान्य रूप से उसके क्षेत्र उसका मापन उचित परिवर्तनों तक मर्यादित है। मतलब कि वृद्धि जो है वो आकार, कद और वजन जैसे शारीरिक परिणामों की वृद्धि को सूचित करता है। मतलब कि व्यक्ति का कद, आकार और वजन, यही परिणामों जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसी को सूचित करता है। मतलब वृद्धि सिर्फ शारीरिक रूप तक ही सीमित है, मानसिक रूप में इसका कोई भी योगदान नहीं है। वृद्धि अर्थात शारीरिक क्षेत्र में जो भी वजन, कद या आकार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि अर्थात शरीर के कद, आकार और गठन में होने वाले बदलाव। क्रो ने परिभाषा दी कि वृद्धि अर्थात व्यक्ति के शरीर, कद और आकार, गठन में होने वाला बदलाव। वृद्धि को शारीरिक परिवर्तनों में देखा जा सकता है, इसलिए वृद्धि अर्थात कोशीय गुणाकार। फ्रेंड ने परिभाषा दी कि वृद्धि को शारीरिक परिवर्तनों में देखा जा सकता है। यहाँ पे मानसिक परिवर्तनों का जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ शारीरिक और मानसिक पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वृद्धि और विकास है क्या। तो वृद्धि मतलब इतना ही समझिए कि शारीरिक तौर पर जितनी भी हमारे अवयवों की वृद्धि होती है, हमारे जो कद है, वजन है, ये सब की जो वृद्धि होती है वो सब वृद्धि में आता है। जो बदलाव देखने को मिलता है शरीर में, बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, 18, 20 साल, 25 साल होता है, तो आप देखोगे उसका कद जो है वो बढ़ते जाता है। 18, 20, किसी का 21, किसी का 22, रेयर केस में 22 तक जो हाइट है वो रुक जाती है। तो इस तरीके से वृद्धि को शारीरिक परिवर्तनों में देखा जा सकता है, इसलिए वृद्धि अर्थात कोशीय गुणाकार। जो व्यक्ति के कोष होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि है। एलिजाबेथ ये परिभाषा ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो भी पूछा जाएगा, और कई बार आप जब साइकोलॉजी लेके ग्रेजुएशन करोगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। एलिजाबेथ हरलोक के मतानुसार परिभाषा है कि बालक के जन्म से वयस्क अवस्था प्राप्त करने तक, बालक का जब जन्म होता है, जन्म से वयस्क अवस्था प्राप्त करने तक उसके माथे में 2 गुना, उसका जो माथा होता है, आप बच्चा रहेगा तो देखो उसका माथा छोटा सा रहता है, उसके माथे में 2 गुना, छाती में 2.5 गुना, धड़ जो धड़ होता है उसमें 3 गुना, हाथ में 4 गुना और पैर में 5 गुना वृद्धि होती है। मतलब कि जो हमारा सर होता है उसमें 2 गुना, छाती में 2.5 गुना, धड़ में 3 गुना, हाथ में 4 गुना और पैर में 5 गुना वृद्धि होती है। किसके मतानुसार? एलिजाबेथ हरलोक के मतानुसार ये परिभाषा दी गई है। यह बदलाव प्रमाणात्मक होने के कारण व्यक्ति के आकार में समरूपता और एकरूपता लगती है। प्रत्येक अंग उपांग की वृद्धि उस अंग के प्रमाण में होती है। शारीरिक बाह्य अवयवों को हम माप सकते हैं। वृद्धि प्रमाणात्मक होने से ऊंचे व्यक्ति का हाथ छोटा नहीं होता या छोटे व्यक्ति के हाथ पैर लंबे नहीं होते। इस प्रकार हाथ की वृद्धि नाक जितनी नहीं होती और पैर की वृद्धि सिर जितनी नहीं होती। मतलब कि व्यक्ति का जो यहाँ पे इन्होंने अनुमान बताया है एलिजाबेथ ने, उसी प्रकार से होती। कुछ अपवाद रूप अपंग व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। कुछ अपवाद रूप ही रेयर केस में 1 से 2% विश्व में होते हैं, तो ऐसे लोगों में ही वृद्धि नहीं होती है। तो व्यक्ति के हाथ पैर लंबे नहीं होते, इस प्रकार हाथ की वृद्धि नाक जितनी नहीं होती और पैर की वृद्धि सिर जितनी नहीं होती। यदि आँख या नाक की वृद्धि पैर जितनी होती तो मनुष्य कैसा दिखाई देता, आप जरा इसको सोचिए। कई बार अंतःस्रावी ग्रंथियों के अनियमित स्राव के कारण विकास में अवरोध उत्पन्न होता है और उसके कारण शरीर की ऊंचाई, मोटाई, सिर मोटा, छोटा बड़ा होना आदि प्रकार की विकृतियां देखने को मिलती है। किसके कारण? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अनियमित स्राव के कारण। मतलब कि जो हमारी अंतर्ग्रावी ग्रंथियां हैं उसका जो विकास है वो संपूर्ण रूप से होना अनिवार्य है, लेकिन कई बार जब वो संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है या उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो जेनेटिक कारण से हो सकता है, या तो बच्चे को पोषक आहार ना मिले, या तो बच्चे का रहन सहन वैसा ना हो, या तो पानी ना मिले, आयोडीन ना मिले, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि शरीर की ऊंचाई, मोटाई या सिर छोटा बड़ा आदि प्रकार की विकृतियां देखने को मिलती है।
इस प्रकार हम देखें तो वृद्धि, विकास और परिपक्वता एक दूसरे पर आधारित है। वृद्धि के बिना विकास नहीं, विकास के बिना परिपक्वता नहीं, तथा परिपक्वता बिना वृद्धि भी नहीं। व्यक्ति की वृद्धि नहीं होगी यदि मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पे अपवाद रूप कुछ लोगों का दिया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास ना हो, तो क्या होगा कि बच्चे की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। वृद्धि रुक जाएगी तो सामाजिक तौर पर अपने आप को हमेशा शर्मिंदा महसूस करेगा, हमेशा वो बातचीत करने में दिक्कत महसूस करेगा, या समाज में घुलने मिलने में वो दिक्कत महसूस करेगा। तो वहाँ पे जो उसका विकास है, मानसिक विकास, वो भी कहीं ना कहीं दब जाएगा, कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास का शोषण हो जाएगा। तो वृद्धि भी विकास पे आधारित है, विकास परिपक्वता पे आधारित है, और परिपक्वता जो है वो वृद्धि पर आधारित है। इस प्रकार वृद्धि, विकास और परिपक्वता चक्रीय और परस्पर अवलंबित है। ये क्रियाएं एक के बाद एक नहीं होती हैं, अपितु साथ साथ परस्पर संबंध में चलती हैं। जैसे बालक के बैठने की क्रिया, प्रथम बालक लुढ़कना सीखता है, मतलब कि जब बालक सबसे पहले बैठने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो उसमें सबसे पहले वो लुढ़कना आप जानते हो क्या होता है, या पेट से ऊंचा होना, सरकना सीखता है। मतलब पेट से वो अपना घुटना रखेगा और पेट से घुटना हाथ और पैर का रखेगा, उसके बाद वो सरकना सीखता है या ऊंचा होना सीखता है, और फिर बैठने की क्रिया करता है। मतलब पहले वो लुढ़केगा, फिर उसके बाद वो सिरकना सीखेगा, फिर उसके बाद वो बैठने की क्रिया करता है। इस प्रत्येक क्रिया में वृद्धि, विकास और परिपक्वता निहित है। अब वृद्धि तो आपने देखा कि उसकी उम्र के साथ साथ उसके जो अवयव हैं, उसके जो अंतःग्रावी ग्रंथियां हैं, वो उसको बोल रही कि नहीं अब खड़े हो, क्योंकि जो अंदरूनी शक्तियां होती हैं, अंदरूनी अवयव होते हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं अब खड़े हो। लेकिन वो बच्चा सर्वप्रथम क्या करता है, लुढ़कना सीखता है। लुढ़कना सीखने के बाद अब यहाँ पे देखिए वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या है वो देखिए आप, कि पहले लुढ़कना सीखता है, लुढ़कने के बाद वो एक बार लुढ़केगा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, फिर उसके बाद वो उसको सीख जाएगा कि नहीं मैं इस तरीके से लुढ़कूंगा। अब वहाँ पे वो वृद्धि के साथ साथ वहाँ पे उसका विकास भी हो गया है। मतलब कि वो कई बार प्रयास के बाद अब उसका विकास ये हो गया कि अब वो सिरकना सीख गया। मतलब कि उसके थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग उसको आने लगा, अब वो सिरकना सीख गया। सिरकने के साथ साथ फिर वो बैठना सीख गया। मतलब कि वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वृद्धि के साथ साथ उसका विकास भी हो रहा है। विकास की सबसे पहले कंडीशन ये है प्रयास अगर व्यक्ति नहीं करेगा तो विकास होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे पहले लुढ़कना सीखता है, वो प्रथम अवस्था वृद्धि की, फिर उसके बाद वो जब लुढ़कना सीख जाता है तो फिर सिरकना सीखता है, मतलब विकास की दूसरी प्रक्रिया, फिर बैठना सीखता है, मतलब कि वो अब परिपक्व हो गया, बैठने में परिपक्व हो गया। तीनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही है। वृद्धि में उसके अवयव जो है उसको बोल रहे हैं कि आप बैठना सीखो, विकास में वो 1 बार, 2 बार, 10 बार प्रयास करता है, और फिर उसके बाद वो बैठने की क्रिया कर लेता है। मतलब अब वो परिपक्व हो गया, बैठने में वो परिपक्व हो गया। तो इस तरीके से तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे पर आधारित है। इस प्रत्येक क्रिया में वृद्धि, विकास और परिपक्वता निहित है। उम्र के साथ जितने प्रमाण में वृद्धि होती है उतने ही प्रमाण में विकास और परिपक्वता भी होती है, और यह बदलाव बालक की क्रियाओं द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब कि बालक की क्रियाओं द्वारा ही देखने को मिलता है। शारीरिक अंगों में होने वाले वृद्धि के प्रमाण में मस्तिष्क की वृद्धि होती है। मतलब कि शारीरिक और मानसिक विकास समांतर चलते हैं। अगर शारीरिक वृद्धि होगी, शारीरिक अंगों में वृद्धि होगी, तो मस्तिष्क की भी वृद्धि होगी। मतलब कि शरीर और मानसिक विकास जो है वो समांतर रूप से चलते रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वृद्धि, विकास और परिपक्वता ये एक दूसरे पर आधारित है। हमने वृद्धि की परिभाषाएं भी देखी। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे वृद्धि किस तरीके से काम करती है, विकास किस तरीके से काम करता है, और परिपक्वता किस तरीके से काम करती है। तो अलग अलग टॉपिक तीनों का दिया हुआ है, वो हम अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।